अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मंगल 2 फरवरी सन 2021। आज ईवीएस 1 में हम सबक पढ़ रहे हैं, सबक नंबर 20, मेरी जिम्मेदारी और हसासियत। इस सबक को हमने थोड़ा शुरू कर चुके हैं। किस तरीके से इन 3 तस्वीर में बताया गया है कि दीबा नाम की एक लड़की की सालगिरह थी और उसने अपने दोस्तों को घर पर मदऊ किया था और उस सिलसिले में पार्टी हो रही थी उनके घर में और ज़ोर शोर से उनके यहाँ गाना बजाना शुरू था। पड़ोस में रहने वाले दादाजी को हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ था। तेज़ आवाज़ की वजह से उन्हें तकलीफ़ हो रही थी। जब उन्होंने दीबा से कहा कि वो उन्हें इस आवाज़ से तकलीफ़ हो रही है, दीबा ने जल्दी से अपने जो घर में तेज़ आवाज़ से गाने बज रहे थे उसे बिल्कुल आवाज़ को उसने कम कर दिया, दादाजी का ख्याल करके। इसी तरीके से दूसरी तस्वीर में देखिए, दादी जी और राहिल की तस्वीर है जिसमें राहिल रोज़ाना दादी अम्मा जो है राहिल के स्कूल से आने का इंतज़ार करती हैं और स्कूल से घर आने पर उसे खाना देती हैं और स्कूल में क्या कुछ हुआ दिन भर में राहिल की दादी जो है उससे बातें करती हैं, पूछती हैं। लेकिन राहिल को अपनी दादी अम्मा से बातें करने में बहुत ही बेजारगी महसूस होती है। वो सोचता कि कब खाना ख़त्म हो और वो जल्दी से यहाँ पर बैठकर अपने घर में टीवी से लुत्फ़अंदोज़ हो और दादी बेचारी अकेली उसे देख रही है तो उसे बहुत बुरा लगता दादी अम्मा को राहिल का ये अंदाज़ देखकर। एक दिन राहिल के अब्बू को जो है ये देख अम्मी और अब्बू को ये देखकर अच्छा नहीं लगा और कि राहिल किस तरीके से अपनी दादी अम्मा के साथ बर्ताव करता है। अब्बू ने राहिल को उसके गलत रवैये का एहसास दिलाया। तब से राहिल ने दादी अम्मा से गुफ्तगू में टाल मटोल करना बंद कर दिया और दादी अम्मा से वो दिन बातचीत करने लगा मोहब्बत के साथ। इस तरीके से इस सफ़े पे हमने क्या सीखा कि हमारी हसासियत, हम अगर हसास हैं, हम दूसरों के एहसास को समझते हैं, तकलीफ़ को समझते हैं, तो फिर हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम दूसरों के एहसास रखें और दूसरों को समझें। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हम तमाम के घरों या रिश्तेदारों में ज़ईफ़ इंसान होते हैं। वो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमसे लाड प्यार से पेश आते हैं, लेकिन वो हमारी तरह भाग दौड़ नहीं कर सकते। दुकान से दवा या सामान ला कर देना, ऊंची जगह रखी हुई चीज़ें निकाल कर देना, सुई में धागा पिरोना जैसे छोटे छोटे काम होते हैं, वो हम वक्त पर कर दें तो उनकी मदद हो जाती है। बुलंद आवाज़ में टीवी या गाने बजाने से उनको कभी कभी बेचैनी महसूस होती है। खूब शोर हो तो उन्हें तकलीफ़ होती है। ऐसे वक्त में हमें आवाज़ कम करना चाहिए। अक्सर औकात दादा और दादी दिन भर घर पर रहते हैं। अपने बच्चों और पोते पोतियों से बात करना ही उनका वाहिद मशगला होता है। उनके पोता पोती या नवासा नवासी स्कूल जाकर क्या करते हैं ये जानने के लिए वो बेचैन रहते हैं। हमारे ताल्लुक़ से वो फ़ख्र महसूस करते हैं। ऐसे वक्त में हम उनसे मोहब्बत से बात करें तो उन्हें खुशी होती है। देखिए, घर में हो, रिश्तेदारों में हो, जो भी घर में ज़ईफ़ इंसान होते हैं, हमें उनसे मोहब्बत से बात करना चाहिए क्योंकि उनकी मसरूफ़ियत तो कुछ भी नहीं होती और फिर उनके छोटे मोटे काम अगर आप कर देते हैं तो बर वक्त उनकी मदद हो जाती है और दुआएं तो मिलती ही है। अब यहाँ देखिए, घर या पड़ोस में मरीज़ हो तो आप क्या करेंगे? आपको जो सही महसूस होता है उसके सामने सही निशान लगाइए, जो सही महसूस नहीं होता उसके आगे गलत निशान लगाइए। मरीज़ को वक्त बेवक्त मिलने के लिए जाएं, गलत बात है। मरीज़ है, वो दवा खाकर आराम भी करेंगे तो वक्त बेवक्त तो मिलने नहीं जाना चाहिए, परेशानी होगी उन्हें। मरीज़ को वक्त पर दवा दे, बिल्कुल सही बात है ये ना। मरीज़ को खाने के लिए तली हुई चीज़ें दे। मर्ज़ कोई भी हो बेटा, उसमें तली हुई चीज़ें जो होती है वो नुकसान ही करती हैं, इसलिए ये गलत है। मरीज़ को गैर ज़रूरी मशवरा ना दे, बिल्कुल सही नहीं, ये गलत हुआ। मरीज़ को तली हुई चीज़ें हमको नहीं देना है। मर्ज़ चाहे जो भी हो, तला भुना खाना जो रहता है वो नुकसान ही करता है, गलत। मरीज़ को गैर ज़रूरी मशवरा ना दे, बिल्कुल सही। अपनी तरफ से कोई मशवरा नहीं देना है, डॉक्टर के मशवरे पे अमल करने के लिए कहना है। मरीज़ को वक्त पर खाना खिलाएं, बिल्कुल सही।
मरीज़ के कमरे में बुलंद आवाज़ में टीवी देखें, ये गलत बात है, तकलीफ़ होती है बेटा। मरीज़ को डॉक्टर को पूछने के बाद ही नहलाएं, बिल्कुल सही। बेहतर महसूस करने पर बगैर डॉक्टर से पूछे दवा देना फ़ौरन बंद कर दें, गलत। जब तक डॉक्टर से पूरी जानकारी ना मिले हमको अपने से कोई भी फैसला नहीं लेना है। हम सबकी ख्वाहिश होती है कि मरीज़ जल्द अज जल्द अच्छा हो जाए, इसके लिए डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक उसकी देखभाल करें। मामूली तकलीफ़ में इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर मरीज़ को दवाखाना या इब्तदाई तिब्बी मरकज़ ले जाएं। गंडे, तावीज़, झाड़ फूक या तंत्र मंत्र वगैरह पर इन्हिसार ना करें, डॉक्टर से बर वक्त इलाज करवाएं। ये बात बिल्कुल सही है ना। हम चाहते हैं कि हमारे घर में भी अगर कोई बीमार है तो वो जल्द से जल्द अच्छा हो जाए, तो जल्द से जल्द अच्छा होने के लिए डॉक्टर से मशवरा और दवा लेना ज़रूरी है। बाकी तावीज़, झाड़ फूक ये सब बेकार की बातें हैं। मखसूस ज़रूरतमंद अफराद के तय मेरी जिम्मेदारी। अब मखसूस ज़रूरतमंद अफराद कौन हैं? हम में से चंद लोग पैदाइशी बीमारी या किसी हादसे की वजह से जिस्मानी तौर पर माजूर हो जाते हैं। ऐसे अफराद को अवामी मकामात पर आने जाने में कई रुकावटों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें मखसूस सहूलतों और मदद की ज़रूरत होती है। जैसे कि किसी के पैर में कोई तकलीफ़ है, कोई माजूर है, तो हमें उनकी मदद करना चाहिए। आई बात समझ में? क्या आप जानते हैं हमारे मुल्क से पोलियो का खात्मा करने में हमें कामयाबी हासिल हुई है। आलमी अदारा सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए हमारे मुल्क की तारीफ़ की है। गुज़िश्ता कई बरसों से पोलियो खात्मा मुहिम जारी रहने से हमारा मुल्क पोलियो पर काबू हासिल कर पाया है। 2 बूंद ज़िंदगी के ये जुमला किसके मुतालिक है, इसके बारे में मालूमात हासिल कीजिए। 2 बूंद ज़िंदगी के आप लोगों ने भी देखिए 2 बूंद पोलियो के पिए होंगे, और फिर उसके बाद क्या करते थे, उल्टे हाथ की ये छोटी वाली उंगली के ऊपर निशान लगा दिया जाता था, है ना। आपको बिल्कुल सुस याद ही होगा, आपने भी पिए होंगे। तो उससे क्या हुआ, पोलियो का खात्मा हुआ। अब यहाँ देखिए मरीज़ की खिदमत करता हुआ रोबोट नज़र आ रहा है। दुनिया के कुछ ममालिक के चंद अस्पतालों में अब मरीजों की खिदमत और तीमारदारी के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। क्या रोबोट से खिदमत लेने में मज़ा आएगा? क्या आसपास लोग ना होने से उकताहट ना होगी? देखिए यहाँ मरीज़ लेटा हुआ है, लेकिन जो दुनिया के बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पर रोबोट जो है मरीज़ का इलाज करते हैं। रोबोट मरीज़ की देखभाल तो कर सकते हैं बेटा, लेकिन जो एक थोड़ी सी मोहब्बत से बातचीत करना हुआ या हसास तबीयत रखना हुआ, ये रोबोट को नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ तो किसी को भी पसंद नहीं आएगी। अगर कोई साथ में आसपास इंसान हो, कोई अपना हो, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जमात के तमाम तलबा के 2 ग्रुप बनाइए। ग्रुप अलीफ के तलबा की आंखों पर पट्टी बांधिए, ग्रुप बे के तलबा की आंखों पर पट्टी ना बांधे। दोनों ग्रुप के एक एक तालिब इल्म की जोड़ी बनाएं। हर जोड़ी जमात से स्कूल के गेट तक जाए। वहां पहुंचकर ग्रुप अलीफ के तलबा की आंखों की पर पट्टी खोल दें और ग्रुप बे के तलबा की आंखों पर पट्टी बांधे। अब दोनों ग्रुप वापस जमात में आ जाएं। ये किस लिए किया गया है? आंखों पर पट्टी बांधकर चलने में क्या दिक्कत होती है? आंखों पर पट्टी होने से क्या आप हमेशा की तरह तेज चल सके? आपकी आंखों पर पट्टी ना थी तो क्या आप अपने साथी के लिए ठहरते थे या उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते थे? आपका साथी आपको छोड़कर आगे बढ़ जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? ये जो चीज़ करवाने अगर हमारी स्कूल चल रही होती तो हम ये सरगर्मी ज़रूर करते। आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आप अपनी बहन के साथ या अम्मी के साथ आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधें और घर के दरवाजे तक जाएं और देखिए कैसा महसूस होता है। तो ये सरगर्मी करने के बाद हमें महसूस होगा कि अल्लाह ताला ने हमको कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है, और वो है बीनाई, आंखें हमारी, हम सब कुछ देख सकते हैं। तो जो बेचारे बच्चे आंखों से जो है नहीं देख सकते, तो हम उनकी क्लास में अगर वो हमारे ऐसे कोई बच्चा है तो हम किस तरीके से मदद करेंगे? क्या हम उसे छोड़ देंगे? कहीं आने जाने में, चलने फिरने में हम उनका हाथ पकड़कर मुकर्ररा जगह तक उन्हें उनके साथ जाएंगे, उनकी रहनुमाई करेंगे रास्ते में कि वो गिर ना जाएं। तो इस तरीके से ये सरगर्मी करने के बाद हमें महसूस होगा कि आंखों पर पट्टी बांधकर अगर हम चलते हैं तो हमें कितनी दिक्कत होती है। कुछ नज़र नहीं आता तो हमें रास्ते का इल्म नहीं होता, हम रास्ते में गिर सकते हैं, किसी चीज़ से उलझ सकते हैं। तो अल्लाह ताला का हमें बहुत शुक्र अदा करना है कि हमारे पास तो अल्लाह ताला ने आंखें ज़रूर दी है, लेकिन साथ में हमें हसासियत रखनी है, अपने दिल में एक ज़िम्मेदारी रखनी है
कि अगर हमारी जमात में इस तरह का कोई बच्चा है तो हम उसकी ज़रूर मदद करें। हम ऐसा ना करें कि हम देख सकते हैं तो हम भाग दौड़ करके निकल जाएं और उस बच्चे को पीछे छोड़ दें, बल्कि हमें भी उसे साथ लेकर जहां हम जा रहे हैं, जो काम हमें दिया गया है, उसकी मदद करें। आई बात समझ में बेटा? आपने रास्ते पर हाथ में सफ़ेद छड़ी लेकर चलते हुए नाबीना शख्स को देखा होगा। सफ़ेद छड़ी की मदद से नाबीना शख्स अवामी मकामात पर आसानी से चल फिर सकता है। कुछ इमारतों में लिफ्ट के करीब मंजिल के नंबर ब्रेल तर्ज तहरीर में लिखे हुए होते हैं, इसलिए किसी की भी मदद के बगैर ऐसी इमारतों में नाबीना अफराद किसी भी मंजिल पर जा सकते हैं। वोटिंग मशीन पर ब्रेल की सहूलत होने की वजह से नाबीना अफराद भी दूसरों की तरह खुफिया रायदही कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज और कुछ इमारतों में आपने सीढ़ियों से मुतसल ढलवान रास्ता बना देखा होगा। हमारे स्कूल में भी देखिए, हमारी एक तरफ सीढ़ियां हैं और एक तरफ इस तरह से ढलवान रास्ता है, उसे कहते हैं रैंप। रैंप की वजह से पहियों वाली कुर्सी इस्तेमाल करने वाले अफराद को इमारत के अंदर आना मुमकिन होता है। कुछ इमारतों में पहियों वाली कुर्सी इस्तेमाल करने वाले अफराद के लिए मखसूस किस्म के बैतुल खला की सहूलत भी होती है ना? हमारे स्कूल में भी ये सहूलत इसलिए मुहैया की जाती है ताकि मखसूस ज़रूरत रखने वाले अफराद के रोज़मर्रा के काम आसानी से अंजाम पाएँ। लेकिन ये सहूलतें हर जगह दस्तयाब नहीं होती। अवामी मकामात पर ये सहूलतें हों या ना हो, मखसूस ज़रूरत रखने वाले अफराद से हमको मोहब्बत और हमदर्दी के साथ पेश आना चाहिए। मखसूस ज़रूरत रखने वाले अफराद कौन? जो जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, जो अंधे हैं। आई बात समझ में? नाबीना अफराद ब्रेल तर्ज तहरीर इस्तेमाल करके पढ़ लिख सकते हैं। इस तर्ज तहरीर में हर हर्फ के लिए कुछ नुक्ते होते हैं। कागज़ पर दबाव डालकर मुकर्ररा नुक्तों को उभारा जाता है। कागज़ पर उभरे हुए इन नुक्तों को छू कर नाबीना अफराद लिखा हुआ मतन पढ़ सकते हैं। हमारी ज़बान में मिलने वाली तमाम किताबें ब्रेल में दस्तयाब नहीं हैं। हम हमारी पसंदीदा कहानी अपने नाबीना दोस्त या सहेली को पढ़कर सुना सकते हैं। तो जो लोग नाबीना हैं उनके लिए ब्रेल तर्ज तहरीर इस्तेमाल होती है। अब इस तर्ज तहरीर में हर किताब तो मैसर नहीं है, तो हम अपने ऐसे दोस्तों की मदद किस तरह कर सकते हैं? उनको जो चाहिए हम उन्हें पढ़कर खुद से सुनाएं ताकि वो भी उससे लुत्फानंदोज हो सकें। तस्वीर में दी हुई ब्रेल तर्ज तहरीर के निशानात इस्तेमाल करके अपना नाम लिखिए। इशारों की ज़बान में निशानात इस्तेमाल करके अपने दोस्त सहेली का नाम कहिए। अब देखिए, द ब्रेल अल्फ़ाबेट में ए के लिए किस तरीके से है, बी के लिए किस तरीके से है, सी के लिए किस तरह से बना हुआ है। तो हमें इन अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करके, और देखिए कोड्स जो है 0 to 9 के लिए भी है, हमें अपना भी नाम लिखना है। आई बात समझ में? तो हम इसके लिए क्या करेंगे? ये आज का आपका होमवर्क है। जैसे कि मेरे नाम में है एस, तो एस के लिए देखिए कैसा बना हुआ है, ये कोड है। तो मैं कैसे लिखूंगी? ये पूरे इस तरह से 6 दायरे मुझे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले मैं अपने अल्फ़ाबेट लिख लेती हूँ। S A B I H A, ठीक है। अब S में देखिए कि कौन कौन से नुक्तों पे जैसे भरा हुआ है वैसे ही मैं इनको भरूंगी। ये हो गया S, मेरे नाम का S हो गया, ठीक है। अब A के लिए क्या करना है? A के लिए फिर से हमको ऐसे, और यहाँ पर ये एक हिस्सा भरेंगे, ठीक है। B के लिए ये ब्रेल तर्ज तहरीर में मैं अपना नाम लिख रही हूँ, ऊपर के 2 दायरे भरेंगे। I के लिए ये देखिए, ये I है, I में कहाँ पर है? ये 2, यहाँ और यहाँ। H में फिर से हम 6 ये बनाएंगे दायरे। H है, H के यहाँ पर ये 3, 1 2 3, और फिर से A का यहाँ पर 1। तो ये ब्रेल तर्ज तहरीर में मेरा नाम हुआ। तो आज आपका ये होमवर्क है कि आपको सबको अपना पहले अल्फ़ाबेट का नाम इस तरीके से लिखना है और फिर यहाँ से देखना है कि ब्रेल तर्ज तहरीर में कौन कौन से दायरों को भरा गया है, वो दायरे हम भरकर और अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर कल इंशाल्लाह हम इशारों की ज़बान में किस तरह से बात होती है इसको
गहराई से देखेंगे। तो आज के लिए आपका होमवर्क है कि आपको अपना नाम ब्रेल तर्ज तहरीर में इसी तरीके से लिखना है और ग्रुप पर पोस्ट करना है। ठीक है बेटा, चलिए, अल्लाह हाफिज़।